नमस्कार फ्रेंड्स, मैं अनिल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान ज्योग्राफी की श्रृंखला में अपन बात कर रहे थे मिट्टियों की, और लास्ट क्लास में अपन ने देखा था कि मिट्टियों के बारे में अपन ने एक तो उसकी छोटी छोटी बातें, और मैंने उस ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी के बारे में अपन चर्चा करे थे। यानी कि अगर बात करें, मिट्टियों को मैंने 3 प्रकार से आकार व संरचना के आधार पर जोड़ा था। जैसे अगर मैं बात करूं आकार व संरचना के आधार पर, तो पहला जो था वो बारीक कणों वाली मिट्टी था, दूसरा मध्यम कणों वाली मिट्टी, और तीसरा मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी, और चौथा था मोटे कणों वाली मिट्टी। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक जो मिट्टी थी बारीक कणों वाली, वो अपन ने पढ़ ली थी। आज जो बात करने वाले हैं वो मध्यम कणों वाली मिट्टी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। जैसा कि बोर्ड पर आप देख रहे होंगे कि मैंने टॉपिक आज का जो डाला है मध्यम कणों वाली मिट्टी के बारे में अपन ने टॉपिक डाला। देखो बच्चों, आजकल जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जनरली सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते कि कौन सी मिट्टी में कौन सी फसल उगाई जाती है और कहां पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। आजकल जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्रियाविधि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पता ही नहीं चलता कि क्वेश्चन ज्योग्राफी का है या फिर साइंस का क्वेश्चन है, कि उसके अंदर कौन से तत्व पाए जाते हैं और उसकी क्रियाविधि क्या है। तो इसके बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। एक बात ध्यान देकर सुनना है कि जितनी भी प्रकार की मिट्टियां हैं, इनका सभी का जो निर्माण होता है वो चट्टानों से होता है। अब चट्टानों से कैसे होता है, मैंने आपको अपक्ष, अपर्दन, अवक्षालन, निक्षालन सारी चीज़ें बताई है। सारी छोटी छोटी चीज़ें मैंने आपको पहले बता चुका, आप उसको एक बार देखें। और ये जो वीडियो है वो सीरीज वाइज जैसे जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड जितने वीडियो है वो आप कंटिन्यू देखें, तभी आपके सारी चीज़ें समझ में आएगी, और एक एक चीज़ आपके समझ में आएगी तो एग्जाम में भी आप कर दोगे। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ मध्यम कणों वाली मिट्टी की। मध्यम कणों वाली जो मिट्टी है इसका निर्माण कैसे हुआ, तो सबसे पहले इसके निर्माण के बारे में चर्चा करेंगे। इसका जो निर्माण हुआ वो कैसे हुआ। देखो बच्चों, इसका जो निर्माण हुआ वो नदियों के अवसाद से हुआ। कैसे हुआ बच्चे? नदियों के अवसाद से। अगर मैं बात करूं, ये पर्वतीय श्रृंखला है, और इस पर्वतीय श्रृंखला की मैं बात करूं तो नदियों का अधिकतर यानी कि 99% नदियों का जो उद्गम होता है वो पर्वतीय क्षेत्र से होता है। और पर्वतीय क्षेत्र से जब ये नदियां निकलती हैं, इस प्रकार से पर्वतीय क्षेत्र से नदियां जब निकलती हैं तो ये नदियां अपने साथ अवसाद लेकर आती हैं, क्योंकि जब पर्वतीय क्षेत्र से नदियां नीचे की तरफ आती है तो इनके वेग, पानी का जो वेग होता है वो तीव्र होता है, ज़्यादा होता है। जब पानी का वेग ज़्यादा होगा बच्चे, पानी का वेग ज़्यादा होगा तो कंकड़, मिट्टी, पत्थर अपने साथ बहाकर नीचे की तरफ लाएगा, और लाएगा तो नदियां एक समय मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है। नदियां एक समय मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, ये मैदानों के अंदर आ गई। जब ये नदियां मैदानों के अंदर आ जाएगी बच्चे, जब ये नदियां मैदानों के अंदर आ जाएगी तो यहां पर क्या होगा कि ये जो अवसाद है, इसके साथ जो अवसाद आ रहा है, ये अवसाद क्या है कि ये मैदानी क्षेत्र में रुकेगा। यानी कि अगर 100% अवसाद है, 100% अवसाद अगर पर्वतीय क्षेत्र से नदियों के साथ आ रहा है बच्चे, तो ये 100% में से लगभग 60 से 70% अवसाद मैदानी क्षेत्र में रुक जाता है, और इसके बाद जो बाकी का अवसाद है वो किसी न किसी सागर में चला जाएगा, वो किसी न किसी सागर के अंदर चला जाएगा। मेरे प्यारे बच्चा, अगर मैं बात करूं मैदानी क्षेत्र के अंदर, अगर मैं बात करूं तो मैदानी क्षेत्र में अवसाद का जमाव हुआ, और ये अवसाद का जो जमाव होता है ये धीरे धीरे मिट्टियों के अंदर कन्वर्ट होती रहती है। ये मिट्टियां की बात करूं तो ये मिट्टियों के अंदर सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे अच्छे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। जब यहाँ से पर्वतीय क्षेत्र से नदियाँ आती है तो ये अपने साथ जितने भी इसकी मतलब इसका जो बहने का जो क्षेत्र है, इसका जो अपवाह तंत्र है, इस अपवाह तंत्र में जितने भी तत्व होंगे, रासायनिक तत्व, वो सारे के सारे इसके साथ बहकर नीचे की तरफ आएंगे। तो ये मिट्टी ऑलरेडी क्या हो जाती है, इतनी ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा फसल उगाई जाती है। अब देखते हैं, अपन चलते हैं बच्चे। देखो, इस मिट्टी के बारे में अगर मैं बात करूं तो अपन ने देखा है कि इस मिट्टी का जो निर्माण हुआ है वो नदियों के अवसाद से हुआ है। तो मैंने निर्माण में क्या लिखूंगा, नदियों के अवसाद से,
नदियों के अवसाद से, यानी कि नदियों के अवसाद से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। मेरे प्यारे बच्चा, अगर मैं बात करूं इस मिट्टी की, तो इस मिट्टी का जो रंग होता है, इस मिट्टी का जो रंग होता है वो रंग भूरा होता है। कैसा होता है बच्चे? भूरा होता है। और इसके अंदर जो रासायनिक तत्व पाए जाते हैं वो रासायनिक तत्व पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, चूना और ह्यूमस इसके अंदर पाया जाता है। अगर मैं रासायनिक तत्व की बात करूं, रासायनिक तत्व की बात करूं तो इसके अंदर पोटास पाया जाता है। क्या पाया जाता है बच्चे? पोटास पाया जाता है, फास्फोरस पाया जाता है, ठीक है, कैल्शियम पाया जाता है, कैल्शियम इसके अंदर पाया जाता है, ह्यूमस इसके अंदर पाया जाता है। यानी कि पोटास, कैल्शियम, ह्यूमस इसके अंदर पाया जाता है। जब इतने सारे रासायनिक तत्व इसके अंदर पाए जाएंगे, जब इतने सारे रासायनिक तत्व इसके अंदर पाए जाएंगे तो ये मिट्टी क्या हो जाएगी? बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाएगी। यानी कि मेरे प्यारे बच्चा, अगर मैं बात करूं कि जैसे आपके भोजन के अंदर सभी प्रकार के व्यंजक हो, कि आपके भोजन में मिठाई भी हो, आपके भोजन के अंदर चटनी भी हो, आपके भोजन के अंदर रसगुल्ले भी हो, सारी चीजें अगर सारे व्यंजन हो तो आपका भोजन क्या हो जाएगा? स्वादिष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर इस मिट्टी के अंदर भी सब ज्यादा रासायनिक तत्व पाए जाएंगे तो ये मिट्टी भी क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी, उपजाऊ हो जाएगी। और इन सभी तत्वों के कारण ही इस मिट्टी का रंग कैसा हो जाता है? भूरा हो जाता है। कैसा हो जाता है बच्चे? भूरा हो जाता है। इसी कारण इस मिट्टी को भूरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चे, चलें आगे। मेरे प्यारे बच्चा, अगर इन पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, ह्यूमस की बात करें तो आपके दिमाग में जरूर ये आ रहा होगा कि सर ये पोटास, फास्फोरस, ह्यूमस आते कहां से हैं? देखो बच्चा, ये जितने भी पोटास, फास्फोरस, कैल्शियम, ह्यूमस और चूना जो है ये कहां से आ रहा है? पर्वतीय क्षेत्र से आ रहा है। और जब नदियां अपना जल लेकर आती है तो ये पोटास, फास्फोरस इसके साथ मैदानी क्षेत्र में आ जाता है। लेकिन फिर से आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर पोटास, फास्फोरस, चूना, ये ह्यूमस ये पर्वतीय क्षेत्र में कहां से आता है? तो पर्वतीय क्षेत्र से अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे पहले बात करूंगा बच्चे पोटास व फास्फोरस की। किसकी बात करेंगे? पोटास व फास्फोरस की। मेरे प्यारे बच्चा, अगर मैं बात करूं पोटास व फास्फोरस की तो आप पर्वतीय क्षेत्र के अंदर अपने पालतू जानवरों को लेकर जाते हो और पर्वतीय क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं, वो जानवर भी क्या करते हैं? वहां पर जाते हैं और वहां पर जब वो चारा खाते हैं, यानी कि वहां पर जब वो चारा खाते हैं तो वहां पर क्या करते हैं? बीट करते हैं। और उनकी बीट के अंदर क्या होता है बच्चा? पोटास व फास्फोरस होता है। क्या होता है कि जब वो बीट होती है, उस बीट का क्या होता है? अपघटन होता है। और अपघटन होने के बाद उस बीट के अंदर से क्या निकलता है बच्चे? उसके अंदर से निकलता है पोटास व फास्फोरस। और वो पोटास व फास्फोरस ऐसे इस पर्वतीय क्षेत्र में इस प्रकार से रहता है। और जब ये पोटास व फास्फोरस नदी के जल के आगे आएगा तो नदी का जो जल है इस पोटास व फास्फोरस को मैदानी क्षेत्र में लाकर छोड़ देगा। और मेरे प्यारे बच्चा, यहाँ पर पोटास व फास्फोरस कहां से आया? जानवरों की बीट से। जानवरों की बीट से। कैसे आया बच्चा? जानवरों की बीट से क्या आया? पोटास व फास्फोरस आया। चले आगे। मेरे प्यारे बच्चे, कैल्शियम की बात कर रहा हूं। देखो, अपन जानवर लेके गए और जानवर जब वहां पर लेके गए तो कुछ जानवर वहीं पर मर गए, यानी कि जो जंगली जानवर होते हैं वो वहीं पर मर जाते हैं। और पालतू जो जानवर होता है उनको भी अपन क्या करते हैं? जब मर जाते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र में छोड़कर आ जाते हैं या फिर जंगली क्षेत्र में छोड़कर आ जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चा, इन पशुओं की या फिर इन पशु पक्षियों के जो शरीर होते हैं, इस शरीर में क्या होती है? हड्डियां होती है। और ये हड्डियां वहां पर पड़ी होती है और वो हड्डियों में क्या होता है? कैल्शियम। वो कैल्शियम के जो तत्व है, उन कैल्शियम के तत्वों को नदियां अपने साथ बहाकर नीचे की तरफ लाती है और मैदानी क्षेत्र में उन कैल्शियम के तत्वों को छोड़ देती है। इससे क्या होता है बच्चे? ये कैल्शियम क्या हो जाता है? इस मैदानी क्षेत्र में आ जाता है और इस मिट्टी के अंदर क्या जाता है? ये कैल्शियम आ जाता है। यानी कि ये जो है जानवरों की हड्डियों, कहां से बच्चे? जानवरों की हड्डियों में। यानी कि जानवरों की हड्डियों से क्या आया बच्चे? कैल्शियम आया। ह्यूमस की बात कर रहा हूं बच्चे। किसकी बात कर रहा हूं? ह्यूमस की बात कर रहा हूं। ये ह्यूमस कहां से आया? ह्यूमस जो है बच्चे, ह्यूमस कहां से आया?
देखो मेरे प्यारे बच्चा, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं इसके अंदर पेड़ पौधे ज्यादा होते हैं, और जब पेड़ पौधे ज्यादा होंगे तो ये पेड़ पौधे क्या होते हैं, टूटते हैं, यानी कि जो एक बार पृथ्वी पर यानी कि संसार में एक बार जो आ गया वो एक बार मरेगा, यानी कि एक समय उसका अंत समय जरूर आता है। तो पेड़ पौधों का भी क्या आएगा, अंत समय आएगा, और जब इनका अंत समय आता है तो ये भी टूट कर नीचे गिरते हैं और ये सलते गढ़ते हैं, यानी कि इनका क्या होता है, अपघटन होता है बच्चे। और अपघटन होता है तो इनसे एक तत्व बनता है ह्यूमरस, और ह्यूमरस जो है इस मिट्टी में नदियों का जल लेकर आएगी नदियों का जल मैदानी क्षेत्र में लेकर आएंगे, और इस मिट्टी के अंदर क्या पाए जाते हैं, ह्यूमरस भी पाए जाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों के अपघटन। कैसे होता है बच्चा, पेड़ पौधों के अपघटन से। चूने की मैं बात कर रहा हूं बच्चा, चूना जो होता है, ये चूना क्या होता है बच्चे, कि जैसे ये पर्वतीय क्षेत्र है, अब इस पर्वतीय क्षेत्र में क्या होते हैं, शिलाखंड होते हैं, बड़े बड़े इस प्रकार से शिलाखंड होते हैं। और इन शिलाखंडों की मैं बात करूं बच्चे, तो इस शिलाखंडों की मैं बात करूं तो इस शिलाखंड इस प्रकार से होते हैं, इस प्रकार से एक शिलाखंडी हो गया, इस प्रकार से एक शिलाखंडी हो गया। तो इन शिलाखंडों को जोड़ने का जो काम है, ये जो जिनको कनेक्शन यानी कि कनेक्शन जो दे रहे हैं, इनको जो जोड़ रहे हैं, ये चूने का काम है। अब क्या होता है कि जो शिलाखंड होते हैं बच्चे, ये शिलाखंड पे क्या करते हैं, इस प्रकार से नदियां जो होती है, सॉरी जो वर्षा होती है, वर्षा का जल यानी कि बारिश होगी, और बारिश होगी तो चूने के पत्थर पे क्या होगा, चूने पे क्या होगा, बारिश की बूंदें गिरेगी, और बारिश की बूंदें गिरेगी तो बारिश की बूंदें इस चूने के छोटे छोटे कणों को क्या कर देगी, तोड़ देगी, और छोटे छोटे कणों को जब तोड़ देगी बच्चे, तो ये पानी जो है ये नदियों के सहारे इसको कहां कर लेकर आएगा, मैदानी क्षेत्र में। यानी कि ये जो चूना है, ये चूना कहां से आया बच्चे, पर्वतीय क्षेत्र से और बड़े बड़े शिलाखंडों से, यानी कि कहां से आया, पर्वतीय क्षेत्र, पर्वतों में चूना कहां से है बच्चे, पर्वतों में स्थित चूने से। ठीक है, अब मैं बात करूं, अपन को सारी चीजें पता चल गई कि इसके अंदर ये रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, ये इसका रंग भूरा होता है, इस मिट्टी को भूरी मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें, सबसे अच्छी जो बात करने वाला हूं यहां पर, वो बात है बच्चे कि ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी के बारे में, ये मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। क्या होती है बच्चे, सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। ये मिट्टी सबसे ज्यादा क्या होती है, उपजाऊ होती है। देखो, अगर आपसे कोई पूछ ले कि सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सी है, तो सबसे ज्यादा जो उपजाऊ मिट्टी है बच्चे वो कौन सी है, भूरी मिट्टी, और इसी को जलोढ़ मिट्टी भी कहते हैं। देखो बच्चे, अगर आपसे कोई पूछे कि जलोढ़ मिट्टी में कौन कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, तो कौन कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं, पोटास, फास्फोरस, ह्यूमरस, ठीक है, और चूना, कैल्शियम। देखो बच्चे, इतने सारे रासायनिक तत्व तो पाए जाते ही हैं, ये तो मेन रासायनिक तत्व है, इसमें और भी बहुत सारे रासायनिक तत्व पाए जाते हैं कुछ हद से, लेकिन मुख्य रूप से ये रासायनिक तत्व इसके अंदर पाए जाते हैं। देखो बच्चा, अगर मैं बात करूं भारत की समस्त मिट्टियों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो भारत की समस्त मिट्टियों के अंदर नाइट्रोजन की मात्रा न के बराबर होती है, यानी कि नहीं होती, लेकिन अगर कुछ न के बराबर थोड़ी सी होती है तो वो किस में होती है बच्चे, इस मध्यम गुण वाली मिट्टी के अंदर होती है। देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं यहां पर, तो ये जो मिट्टी है, इस मिट्टी के बारे में, तो ये मिट्टी जो है, यह मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है ठीक है बच्चे, ये मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है या फिर सबसे ज्यादा उपजाऊ है। अब देखो इस मिट्टी के बारे में कि इस मिट्टी के नाम क्या है, इस मिट्टी के नाम क्या है बच्चे, नाम के बारे में बात करें तो इस मिट्टी के नाम देखो, यहां पर एक तो मैंने क्या, इसका रंग क्या है, भूरा है, इसलिए इसको भूरी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, भूरी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। मैंने सबसे पहले इसलिए लिख लिया क्योंकि इसका रंग भूरा होता है, तो भूरी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इस मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चे, जलोढ़ मिट्टी के नाम से भी इसको जानते हैं। ठीक है,
इस मिट्टी के बारे में बात करें तो इस मिट्टी को राजस्थान के अंदर एक विशेष नाम दिया गया ICAR, यानी कि भारतीय कृषि परिषद अनुसंधान केंद्र ने इसका एक नाम निकाला और वो था एल्फीसॉल। क्या था बच्चे? एल्फीसॉल। एल्फी। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। एक तो पूछा जाता है बच्चे जहां पर मैं प्लस लिख दूं ना, इसका मतलब ये मुख्य है। जलोढ़ मिट्टी भी बहुत बार पूछा जाता है, ये भी प्लस लिख दिया मैंने, यानी कि ये दो चीजें हैं, ये यहां पर बहुत ज्यादा पूछी जाती है। इस मिट्टी को भूरी मिट्टी कहा जाता है। इस मिट्टी को कच्छारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, कच्छारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चे, इसको किसके नाम से जानते हैं? कच्छारी मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसको दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसको दोमट मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। इसको कोप मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, इसको कोप मिट्टी के नाम से भी जानते हैं बच्चे। तो इतने सारे नाम इसके हैं, इतने सारे इसके नाम है बच्चे। तो इन सभी के बारे में अगर मैं बात करूं तो इन किसी के भी बारे में आपसे पूछा जा सकता है कि कच्छारी मिट्टी के बारे में 2 शब्द लिखो, एल्फीसॉल मिट्टी के बारे में बताइए, पूरी मिट्टी की। अब देखो आरएस के अंदर क्या होता है, आरएस के अंदर आपको क्या पूछ लिया जाता है कि एल्फीसॉल मृदा की विशेषता बताइए। तो एल्फीसॉल मृदा की विशेषता क्या क्या आप बता सकते हैं अपन? जैसे अगर मैं बात करूं एल्फीसॉल, तो एल्फीसॉल के बारे में अपन बता सकते हैं कि ये मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। ठीक है, ये मिट्टी मैदानी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है बच्चे, ये मिट्टी वहां पाई जाएगी जहां पर नदियां होगी, क्योंकि इसका निर्माण नदियों के अवसाद से होता है। ठीक है, इसके अंदर जो फसल होती है वो गेहूं होते हैं सबसे ज्यादा, जो चना, ये इसके अंदर सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर फसल कौन सी होती है बच्चे? फसल कौन सी होती है? गेहूं, जौ, चना। तो इसके अंदर मुख्य रूप से ये फसल होती है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे। तो अगर मैं बात करूं अब आगे, अगर अपन बात करते हैं तो ये मिट्टी राजस्थान में सबसे ज्यादा कहां पाई जाती है, तो ये इसके बारे में अपन बात करते हैं यहां पर। तो एक बार इसको आप उतार लीजिए यहां तक, एक बार इसको उतार लीजिए, जब तक पानी पी लेते हैं। एक बार उतारिए इसको यहां तक, समझिए बच्चे, एक एक चीज को समझना है। एक बार समझिए इसको। देखो आगे चलते अपन, ये लिख देता हूं, उसके बाद आपको यहां से नोट करना है। ठीक है, देखो फसल हो गई गेहूं, जौ, चना। अब मैं बात करता हूं बच्चे। अब बात करेंगे राजस्थान में कहां, तो राजस्थान में कहां पाई जाएगी? देखो बच्चे, राजस्थान में, अब दिमाग लगाओ कि राजस्थान के अंदर नदियां सर्वाधिक कहां पर है। तो आप कहोगे कि सर नदियां जो है वो मैदानी क्षेत्र में है, और मैदानी क्षेत्र जो है वो कहां पर है? पूर्वी राजस्थान में। यानी कि पूर्वी राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है? मिट्टी पाई जाती है। अगर पूर्वी राजस्थान की मैं बात करूं तो पूर्वी राजस्थान जो उस यह मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक, यह मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है बच्चे? पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। ठीक है, तो ये चीज आपको देखनी है। अब देखो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, मैंने कहा था कि मैं भारत की भी कुछ चीजें यहां पर बताऊंगा। तो बच्चे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई राजस्थान में तो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, लेकिन भारत में कहां पाई जाती है? तो बच्चे इसके नीचे आप लिख सकते हो यहां पर भारत में। तो भारत में कहां पाई जाती है? अब भारत के अंदर अगर मैं बात करूं तो भारत में भी सर्वाधिक नदियां कहां पर है, या फिर सबसे बड़ी नदी कहां पर है? तो आप बता सकते हो कि सर उत्तरी भारत के अंदर सबसे बड़ी नदियां यहां पर पाई जाती है, जैसे सिंधु है, यहां पर गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, और इसकी अनेकों सहायक नदियां यहां पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चा, जैसे गंगा की मैं बात करूं तो गंगा सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, सॉरी, सबसे बड़ी भारत की नदी है।
और गंगा का जो क्षेत्र है उसके अंदर सबसे ज्यादा अवसाद होता होगा और अवसाद से इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। यानी कि भारत में सर्वाधिक ये मिट्टी यूपी में पाई जाती है। अगर आपसे कोई पूछ ले कि भारत में सर्वाधिक ये मिट्टी कहां पर पाई जाती है तो यूपी में पाई जाती है। ठीक है, कहां पाई जाती है बच्चे? यूपी में पाई जाती है। तो और यहां पर एक चीज और याद रखना है आपको कि भारत में यह मिट्टी सर्वाधिक स्थानों पर पाई जाती है। सर्वाधिक स्थानों पर पाई जाती है यानी कि मैक्सिमम जो भारत है उसके अंदर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? इस प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है बच्चे, तो आपको क्या क्या याद रखना है? देखो, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मध्यम कणों वाली मिट्टी, कौन सी मिट्टी बच्चे? मध्यम कणों वाली मिट्टी। और मध्यम कणों वाली मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ? नदियों के अवसाद से। कैसे हो बच्चे? नदियों के अवसाद से। इसका कलर कैसा होता है? इसका रंग कैसा होता है? भूरा होता है। इसका रंग कैसा होता है बच्चे? भूरा होता है। रासायनिक तत्व कौन कौन से पाए जाते हैं? पोटास पाए जाते हैं, फास्फोरस पाए जाते हैं, कैल्शियम पाए जाते हैं, ह्यूमस पाए जाते हैं और चूना पाया जाता है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, ये जो रासायनिक तत्व है ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो बच्चे, पोटास व फास्फोरस की बात करें तो ये जानवरों की वीट से आता है। कहां से आता है बच्चे? जानवरों की वीट से आता है। कैल्शियम की बात करें तो जानवरों की हड्डियों से आता है। कहां से आता है बच्चे? जानवरों की हड्डियों से आता है। ह्यूमस की बात करें तो पेड़ पौधों के अपघटन से आता है। ठीक है, जब पेड़ पौधों का अपघटन हो जाता है, पेड़ पौधे जलते हैं, सड़ते हैं, यहाँ पर गलते हैं, तो उससे किसका निर्माण होता है बच्चे? उससे किसका निर्माण होगा? ह्यूमस का होगा। चूने की बात करें तो चूना पर्वतों में स्थित चूना, ठीक है, पर्वतों में स्थित जो चूना होता है वो चूना पानी के साथ बहकर आता है और मैदानी क्षेत्र में आकर वहां पर जम जाता है। ठीक है, अब इसके बाद में देखो यहाँ पर यह मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि निम्न में से कौन सी मिट्टी सबसे ज्यादा उपजाऊ होती है तो आपको वहां पर काली मिट्टी, ठीक है, जलोढ़ मिट्टी, वहां पर पीली मिट्टी या फिर कुछ भी आपको 3 ऑप्शन अदर होंगे और एक ऑप्शन क्या होगा? जलोढ़ मिट्टी। या फिर जलोढ़ मिट्टी अगर नहीं होगा तो वहां पर भूरी मिट्टी भी हो सकता है, वहां पर जलोढ़ मिट्टी भी हो सकता है, एल्फीसोल हो सकता है, कछारी मिट्टी हो सकता है, दोमट हो सकता है, कोप हो सकता है। इतने सारे नाम वहां पर आपको मिल सकते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए आगे। देखो, अगर मैं बात करूं तो ये राजस्थान में कहां पाई जाती है? तो यह मिट्टी राजस्थान में सर्वाधिक पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है बच्चे? पूर्वी राजस्थान के अंदर ये सर्वाधिक पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद में आपको क्या याद रखना है? भारत की बात करें तो भारत में कहां पर पाई जाती है? यूपी के अंदर। भारत में, और इसके बारे में क्या याद रखना है कि भारत में ये मिट्टी सर्वाधिक स्थानों पर पाई जाती है। यानी कि आपसे पूछा जाए कि भारत के अंदर सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है तो सर्वाधिक कौन सी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, देखो इसको भारत के अंदर जो मुख्य रूप से कहा जाता है वो जलोढ़ के नाम से जाना जाता है और राजस्थान के अंदर इसको एल्फीसोल का नाम दिया, वो भी किसने दिया? ICAR ने। ठीक है, देखो मेरे प्यारे बच्चा, यहां पर अगर मैं बात करूं भारत में तो भारत में यूपी में पाई जाती है। ठीक है, अब राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान में सर्वाधिक जो मिट्टी पाई जाती है, सर्वाधिक क्षेत्रों में जो मिट्टी पाई जाती है वो जलोढ़ मिट्टी नहीं है। ठीक है, वो कौन सी है? एंटीसोल। ठीक है, कौन सी मिट्टी है? एंटीसोल और एरिडोसोल, जो अपने मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है बच्चे, तो एंटीसोल और एरिडोसोल क्या है कि सर्वाधिक क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, और यहां पर अगर मैं बात करूं भारत की तो भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चनों का आपको ध्यान रखना है कि अगर भारत का पूछे तो जलोढ़ बताना है और अगर राजस्थान का पूछे तो फिर आपको एरिडोसोल बताना है। सेकंड नंबर पर एंटीसोल। चलें आगे। ठीक है बच्चे, तो इसको एक बार आपने उतार लिया होगा। फसल गेहूं और चना होती है। ठीक है, एक बार आप उतार लीजिए। तो इस प्रकार से आपको मिट्टियां जो है इनकी क्रियाविधि के बारे में भी ध्यान रखना है बच्चे। चलें आगे। देखो देखो मिटा रहा हूं इसको। तो आपको एक एक क्वेश्चन क्लियर होगा, यहाँ पर आराम से पढ़िए, नोट्स बनाइए और आपका एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक है। तो अब आपको अगर नोटिफिकेशन आता है, मतलब जिस दिन से आपके फॉर्म भरते हो तब तक आपका पूरा कोर्स हो जाना चाहिए। उसके बाद आप रिवीजन करोगे
और मैं बार बार कहता हूं कि आप यहां पर प्रैक्टिस पेपर भी सोल्व कीजिए, सफलता आपके हाथ में है। ठीक है बच्चे, तो अपन जो नेक्स्ट मिट्टी पढ़ने जा रहे हैं, अपन ने 2 मिट्टियां यहां पर देख ली। अब जो तीसरी मिट्टी पढ़ने जा रहे हैं, मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी। देखो बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि ये 4 मिट्टी अगर अपन पढ़ लेंगे तो सारी की सारी मिट्टियों के बारे में अपन अध्ययन कर चुके होंगे। तो अपन जो पढ़ने वाले हैं वो कौन सी मिट्टी पढ़ने वाले हैं? मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी। ठीक है, तो चलते हैं अपन। देखो बच्चे, मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी। अब देखो ये जो मिट्टी है, अब मैंने कहा कि मिट्टियों के बारे में जो आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्रिया विधि के बारे में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, मतलब क्रिया विधि से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इसकी भी क्रिया विधि पर अपन की बात करेंगे। तो ये जो मिट्टी है, ये मिट्टी कैसे बनती है, कहां पर पाई जाती है, और ये मिट्टी सर्वाधिक इस मिट्टी के अंदर कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। देखो बच्चा, इस मिट्टी की अगर मैं बात करूं तो इस मिट्टी का निर्माण वहां होगा जहां पर 2 कंडीशन काम करती होगी। ठीक है, कौन कौन सी 2 शर्त हैं? 2 शर्त। अब 2 शर्त कौन कौन सी है देखते हैं अपन। देखो बच्चे, पहली जो शर्त है वो ये होगी कि ये मिट्टी वहां पर बनेगी जहां पर सबसे ज्यादा तापमान होगा। सबसे ज्यादा तापमान, सबसे ज्यादा तापमान। ठीक है, यानी कि एक कंडीशन है सबसे ज्यादा तापमान होगा। दूसरा, ये मिट्टी वहां पर बनेगी जहां पर तापमान के साथ साथ सर्वाधिक वहां पर वर्षा भी होगी। तो तापमान, सर्वाधिक वर्षा, यानी कि दोनों कंडीशन जहां पर अप्लाई हो जाएगी वहां पर इस मिट्टी का निर्माण हो जाएगा। चलिए बच्चे देखो, इस मिट्टी के बारे में, यानी कि अगर मैं बात करूं, ये पूरी पृथ्वी है। ठीक है, इस पूरी पृथ्वी की मैं बात करूं तो ये भूमध्य सागर है, सॉरी भूमध्य रेखा है। ठीक है, इसी के पास में भूमध्य सागर में, तो ये भूमध्य रेखा है। 0 डिग्री भूमध्य रेखा। 0 डिग्री भूमध्य रेखा की मैं बात करूं तो 0 डिग्री भूमध्य रेखा के जस्ट ऊपर यहां पर कर्क रेखा है। कर्क रेखा। यहां पर कौन सी है? मकर रेखा। मकर रेखा। ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश तो मकर रेखा होती है और कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश होती है। और मैंने आपसे यह भी कहा था बच्चे कि यहां पर ये सूर्य है। ये सूर्य क्या करता है? प्रकाश डालता है पृथ्वी पर, और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में अपना प्रकाश 12 महीने तक लंबवत डालता है। यानी कि ये 12 महीने तक कर्क रेखा और मकर रेखा, कभी यहां पर चमकेगा, कभी यहां पर चमकेगा, कभी यहां पर चमकेगा। तो यहां का जो टेम्परेचर है ये क्या हो जाएगा बच्चे? बढ़ेगा। और टेम्परेचर बढ़ेगा तो वहां पर एक कंडीशन अप्लाई हो रही, जैसे सबसे ज्यादा तापमान। तो सबसे ज्यादा तापमान जो पृथ्वी पर होगा कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में होगा। आप कहोगे बिल्कुल सही है सर, कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में तापमान सबसे ज्यादा है। और मैंने कहा था कि कर्क रेखा जो है, कर्क रेखा भारत को 2 समान भागों में विभाजित करती है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से कर्क रेखा भारत को 2 समान भागों में बांटती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और जब भारत को 2 समान भागों में बांट रही है तो भारत का नीचे वाला जो भाग है, यानी कि दक्षिणी भारत जो है, ये कर्क रेखा के नीचे जा रहा है। और ये कर्क रेखा के नीचे जा रहा है तो यहां पर भी तापमान ज्यादा है। क्या आप बोलोगे बिल्कुल सही है सर, तापमान ज्यादा है। क्या राजस्थान में से भी कर्क रेखा जा रही है? क्या बोलोगे कि सर हाँ बिल्कुल जा रही है। डूंगरपुर बांसवाड़ा से कर्क रेखा 26 किलोमीटर के वहां से गुजर रही है। ठीक है, यानी कि कर्क रेखा के दक्षिण वाला जो भाग है वहां पर क्या होगा? तापमान ज्यादा होगा। क्या होगा बच्चे? तापमान ज्यादा होगा। चलिए आगे।
अब यहां पर तापमान ज्यादा होगा तो देखो यहां पर ये मिट्टी पाई जाएगी, क्योंकि सबसे ज्यादा तापमान यहां पर है। क्या है बच्चे? सबसे ज्यादा तापमान यहां पर है। ठीक है, अब देखो तापमान यहां पर, अब मैं आपसे कॉमन सेंस से एक क्वेश्चन पूछूं कि पृथ्वी पर सबसे ज्यादा, अगर मैं बात करूं मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी पाई जाती है तो कहां पर पाई जाएगी? तो आप क्या कहोगे सर? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाई जाएगी, क्योंकि यहां पर क्या तापमान ज्यादा है, और तापमान ज्यादा है तो यहां पर क्या समुद्र भी है, और समुद्र होने के कारण तापमान जितना ज्यादा बढ़ेगा तो वहां पर वाष्प भी उतनी ज्यादा बनेगी, और वाष्प उतनी ज्यादा बनेगी तो वहां पर बारिश भी होगी, यानी पर तापमान भी ज्यादा है और यहां पर बारिश भी ज्यादा है। अब मैं आपसे पूछूं कि भारत में कहां पर पाई जाएगी, तो आप कहोगे कि सर कर्क रेखा के नीचे वाला जो क्षेत्र है, कर्क रेखा के नीचे वाला जो क्षेत्र है वहां पर सर्वाधिक क्या पाई जाएगी? इस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। ठीक है, कर्क रेखा के यानी कि दक्षिणी भारत के अंदर सबसे ज्यादा इस प्रकार की मिट्टी पाई जाएगी। अब मैं कहूंगा कि राजस्थान में कहां पर पाई जाएगी, तो आप कहोगे कि सर राजस्थान में जो कर्क रेखा है ये दक्षिणी राजस्थान से गुजरती है, तो दक्षिणी राजस्थान में तापमान ज्यादा है और वहां पर बारिश भी ज्यादा होती है, तो ये मिट्टी वहां पर सर्वाधिक पाई जाएगी। यानी कि कॉमन सेंस से अपन इतना तो पता कर लिया। चले आगे, देखो बच्चे, अगर मैं बात करूं इस मिट्टी के बारे में तो इतना तो अपन को पता चल गया कि ये भारत के भी दक्षिणी भाग में पाई जाएगी और राजस्थान के भी दक्षिणी भाग में पाई जाएगी। अब इसकी क्रिया विधि के बारे में बात करते हैं कि इस मिट्टी का निर्माण कैसे हुआ, और निर्माण मैंने आपको बता दिया पहले, बस अभी आपको एक बार रिकॉल करवा देता हूं, याद करवा देता हूं एक बार। देखो बच्चे, मैंने कहा था कि समस्त मिट्टियों का जो निर्माण हुआ वो चट्टानों से हुआ। किससे हुआ बच्चे? चट्टानों से हुआ। समस्त मिट्टियों का निर्माण चट्टानों से हुआ। समस्त मिट्टियों का निर्माण किससे हुआ? चट्टानों से हुआ। देखो बच्चे, इस प्रकार से ये पर्वतीय क्षेत्र, इस प्रकार से ये पर्वतीय क्षेत्र, ये कोई पर्वत है, मान लो ये पर्वत है पूरा का पूरा। ठीक है, इस पर्वत के अंदर कुछ लोहांश के कण पाए जा रहे हैं। किसके कण पाए जा रहे हैं? लोहांश। और आप सभी को पता है कि लोहे का जो रंग होता है वो सामान्यतः काला होता है। ठीक है, कैसा होता है बच्चे? काला। अगर मैं बात करूं इस लोहे के बारे में, तो ये लोहा किस में पाया जा रहा है? चट्टानों के अंदर पाया जा रहा है। अब इस चट्टानों पर कुछ समय बाद क्या होगी? वर्षा भी होगी, ये वर्षा का जल आएगा। ठीक है, अब ये वर्षा का जल आकर इस चट्टान पे गिरेगा, यानी कि क्या गिर रहा है? जल गिर रहा है, और जल को क्या कहते हैं? H2O। क्या कहते हैं बच्चे? H2O। कभी कभी हो सकता है कि बारिश ही नहीं आई, और बारिश नहीं आएगी तो वातावरण में क्या मिलता है? ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि जो लोहा है ये Fe जो है, फेरस जो है, ये Fe किससे क्रिया करेगा? इस जल से क्रिया करेगा। किससे क्रिया करेगा बच्चे? जल से क्रिया करेगा। एक एग्जाम्पल बताता हूं, जैसे बच्चे आपके पास आपके घर के अंदर कोई लोहे की छड़ है, मैंने पहले बता चुका, एक लोहे की छड़ है, उस लोहे की छड़ को उठाया आपने और छत पे ले गए और टंकी में उसको डालकर आ गए। जब आप टंकी में उसको डाल देते हो तो क्या होता है बच्चे कि जैसे टंकी में डालोगे तो टंकी के अंदर पानी था, और वो लोहा किससे क्रिया करेगा? पानी से। यानी कि जब 1 महीने के बाद आप उस लोहे को जाकर निकालते हो तो उस लोहे का कलर चेंज हो जाता है और आप देखते हो कि उसके जंग लग जाती है। क्या लग जाती है बच्चे? जंग लग जाती है। ठीक है, यानी कि जो लोहा है वो 1 महीने के बाद जब आप उसको देखते हो तो उसकी क्या लग रही है? जंग लग रही है। ठीक है, जंग लग जाती है, उसका कलर कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। और अपन क्या कहते हैं कि यार जंग लग गया, अब इस लोहे का धीरे धीरे ह्रास होगा। क्या होगा बच्चे? ह्रास होगा। अब उस लोहे के छोटे छोटे कण टूटेंगे, और कण टूटेंगे तो फिर वो कण क्या होंगे? नीचे की तरफ इस प्रकार से गिरेंगे, तो लोहा क्या होता जाएगा? पतला होता जाएगा। ठीक है, चले अब क्या हो रहा है कि वर्षा का जल, या फिर वर्षा का जल नहीं है तो ऑक्सीजन वातावरण से। ठीक है, ये ऑक्सीजन या फिर जल जो है ये किससे क्रिया करेगा? Fe से। और जब ये Fe से क्रिया करेंगे ये दोनों को दोनों किससे क्रिया कर रहे हैं बच्चे? Fe से। और जब इससे क्रिया करेंगे तो ये क्या बनाएंगे? फेरस ऑक्साइड। फेरस ऑक्साइड क्या बनाएंगे बच्चे? फेरस ऑक्साइड। ठीक है, या फिर इसको आयरन ऑक्साइड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं बच्चे? आयरन ऑक्साइड। और जब आयरन ऑक्साइड बन जाता है, ये दोनों क्रिया करेंगे, आयरन ऑक्साइड बन गया, तो आप क्या कहोगे कि यार सर इसके तो जंग लग गई। क्या लग गई? जंग लग गई। ठीक है, जंग लग गई, और इसका रंग कैसा हो जाएगा?
रंग कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा बच्चे, लाल इसका रंग हो जाएगा। ठीक है, जब जंग लग जाती है तो आप कहोगे कि सर इस पे तो जंग लग गई और इसका जो अब हास होगा, क्या होगा, हास होगा। यानी कि लोहे का क्या हो रहा है, लोहे का क्या हो रहा है, हास हो रहा है। हास होगा तो छोटे छोटे कण टूटेंगे। और याद करो कि मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी चीज की छोटे छोटे कण टूट जाते हैं तो उसका क्या होगा, अपक्ष होगा। ठीक है, यानी कि इसका हास हो रहा है और हास होगा तो छोटे छोटे कण टूटेंगे, कण टूटेंगे और कणों का क्या होगा, फिर जमा होगा और जमा होगा तो फिर से क्या होगा, लाल कणों का जमा होगा, लाल कणों का। अब सुनो, ध्यान से सुनो बच्चे, इसी को इस पर अप्लाई करते हैं। जल या फिर ऑक्सीजन चट्टानों के अंदर जो फेरस है यानी कि इसके अंदर जो लोहा है इससे क्रिया करता है और जब ये इनसे क्रिया करेगा जल या फिर ऑक्सीजन तो क्रिया कर कर क्या बनाएगा, फेरस ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड। ठीक है, अब देखो जैसे ही फेरस ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड बन जाता है तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो गया। और लाल हो गया यानी कि इस पर क्या लग गया, जंग लग गया। क्या लग गया बच्चे, जंग लग गया। और जब जंग लग जाता है तो ये लोहा टूट टूट कर बाहर निकलेगा। तो क्या ये लोहा जब टूट टूट कर बाहर निकलता है तो चट्टानों के कणों को भी लेकर आएगा क्या अपने साथ? आप कहोगे बिल्कुल सर लेके आएगा, चट्टानों के कणों को भी लाएगा। यानी कि इस चट्टानों के कण भी टूट रहे हैं, क्या टूट रहे हैं। और मैंने एक डेफिनेशन बताई थी, जब चट्टानों के कण टूटकर अपने ही स्थान पर गिर जाते हैं तो उसको अपन क्या बोलते हैं, अपक्षय बोलते हैं। यानी कि इस चट्टान का अपक्षय हो रहा है क्या, चट्टान का अपक्षय। ठीक है, जब चट्टान का अपक्षय होगा तो चट्टान के कण टूटेंगे, क्या टूटेंगे सर। और जब चट्टान का अपक्षय होगा तो कुछ समय के बाद इस अपक्षय होगा तो इनका क्या होगा, अपर्दन भी होगा, अपर्दन भी होगा। तो मैंने ये भी आपको बता रखा है। और जब अपर्दन होता है तो जमाव होता है और जमाव किसका होगा, लाल कणों का, लाल कणों का। और लाल कणों को ही क्या बोलते हैं, लाल मिट्टी, लाल मिट्टी। ठीक है, और इस संपूर्ण अभिक्रिया को, इस संपूर्ण अभिक्रिया को क्या कहते हैं बच्चे, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। यानी कि मेरे प्यारे बच्चा, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया से भी ये जो मिट्टी है इसका निर्माण होगा और इस मिट्टी को ही लाल मिट्टी कहते हैं। यानी इसको मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं अपन, देखो बच्चे यहां पर, यानी कि इसके एक निर्माण की एक कंडीशन तो क्या हो गई, एक चीज तो क्या हो गई कि दो शर्तें होनी चाहिए, सबसे ज्यादा तापमान और सर्वाधिक यहां पर वर्षा होनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या है बच्चे, दूसरी है कि ऑक्सीकरण की अभिक्रिया से, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया से, अभिक्रिया से, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया से। ठीक है, अब ऑक्सीकरण की अभिक्रिया आपकी बिल्कुल समझ में आ गई होगी यहां पर। ठीक है, समझ में आ गई ना, चलते हैं आगे। अब देखो, अब क्या क्वेश्चन पूछता है, यहां से क्वेश्चन पूछेगा बच्चे कि इसके नाम क्या है, इसके अन्य नाम क्या है। तो इसके अन्य नाम की बात करूं, अन्य नाम, तो अन्य नाम की मैं बात करूं बच्चे तो इसके जो अन्य नाम है वो इसको अपन देखो लाल मिट्टी के नाम से जानते हैं, मैंने आपको बताया अभी। इसको मोलिसोल के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चे, मोलिसोल के नाम से भी इसको जानते हैं। इसको लाल पीली और लाल बलुई के नाम से भी जानते हैं। यानी कि इसके अन्य नाम क्या हो गए, ये तो हो गए लाल मिट्टी, लाल मृदा। ठीक है, इसी को कहते हैं लाल पीली, इसी को कहते हैं लाल बलुई और इसी को कहते हैं बच्चे लेटेराइट मृदा। अब देखो यहां से एक क्वेश्चन पूछेगा, देखो लेटेराइट, यानी कि अगर भारत की मिट्टियां जब अपन पढ़ते तो वहां पर लाल मिट्टी अलग पढ़ते और लेटेराइट मृदा अलग पढ़ते। यानी कि अगर मैं बात करूं बच्चे कि लाल मिट्टी से ही लेटेराइट मृदा का निर्माण हुआ, लाल मिट्टी से ही लेटेराइट मृदा का निर्माण हुआ। लेटेराइट मृदा क्या होती है, कठोर होती है, ये कठोर होती है, इससे ईंटें बनाई जाती है। ठीक है, लाल मिट्टी से ही लेटेराइट का निर्माण हुआ। राजस्थान के अंदर लेटेराइट मृदा अलग से नहीं पाई जाती,
जो लाल मिट्टी है राजस्थान के अंदर, इसी को लेटेराइट का नाम दे दिया जाता है। और लेटेराइट जो मृदा है ये सर्वाधिक या फिर लाल मिट्टी सर्वाधिक कहां पर पाई जाएगी, क्योंकि लाल मिट्टी जहां पर पाएगी वहीं पर लेटेराइट पाई जाएगी। देखो लाल मिट्टी जो है ये राजस्थान में कहां पाई जाती है, तो आप सभी को पता है कि दक्षिणी राजस्थान में पाई जाएगी, दक्षिणी राजस्थान। और दक्षिणी राजस्थान की बात करें तो डूंगरपुर, ठीक है, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ठीक है। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, ठीक है। कुछ क्षेत्रों में भीलवाड़ा में पाई जाती है, भीलवाड़ा। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे बच्चा यहां पर इस प्रकार से दक्षिण राजस्थान के क्षेत्रों में ये पाई जाती है, ठीक है। तो यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी ना। चलें आगे। फसल की मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर मक्का, अफीम और रसदार फल इसके अंदर होते हैं, मक्का, अफीम व रसदार फल। तो यहां पर लिख देता हूं, मैं यही लिख देता हूं, फसल मक्का, अफीम और रसदार फल। तो यहां पर इस प्रकार के क्या पाए जाते हैं बच्चे, यहां पर इस प्रकार के फसल यहां पर उगाई जाती है। और ये जो प्रक्रिया है पूरी की पूरी, ये जो मैं इस प्रकार से ग्रीन कलर में इसको मैंने मार्क कर दिया, ये सारी की सारी जो प्रक्रिया पहले बता चुका। और इस संपूर्ण प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया, ठीक है। तो इस प्रकार से मध्यम मोटे कणों वाली मिट्टी का निर्माण हुआ और इसकी क्रिया विधि है और इसके बारे में है। तो एक बार इसको आप नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चे। चले, तो आज मेरे प्यारे बच्चा इस प्रकार से अपन ने दो मिट्टी के बारे में यहां पर अध्ययन किया और दोनों मिट्टियां आशा करता हूं कि आपके अच्छे से समझ में आई होगी। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले भी कहा था कि पढ़ाई के साथ साथ आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है। और 3-4 चीज़ें क्या हैं बच्चे, मैंने आपसे कहा था कि एक तो आपको टेस्ट पेपर जरूर देना है, ठीक है। रोज का एक टेस्ट पेपर, आपको क्वेश्चन आए या नहीं आए, मैं हर क्लास में आपको कहूँगा, या प्लीज आप बोर हो जाओ कुछ भी करो, मैं तो आपको बोलूँगा, ठीक है। तो टेस्ट पेपर आपको जरूर देना ही देना है, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज, टेस्ट पेपर देना है। दूसरी चीज, आपको अपना जो सिलेबस है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। सब सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया और फिर आपको रिवीजन करना है, ठीक है। और आपको थोड़ा सा करंट अफेयर देखना है आपके सिलेबस के अनुसार, ठीक है। अगर आपका स्टेट वाइज करंट अफेयर मांग रहा है तो स्टेट वाइज देखना है, और आपका सेंट्रल लेवल पे मांग रहा है तो सेंट्रल लेवल का आपको करंट अफेयर देखना है। तो ये सारी चीज़ आपको साथ में लेकर चलनी है। एक भी चीज़ आपने मिस कर दी तो आपका सिलेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। अगर सारी चीज़ें आपके साथ है तो सिलेक्शन के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा होंगे, और आपको सफलता मिलेगी, और हमारा भी नाम होगा और आपका भी नाम होगा, माँ बाप का नाम होगा, आप जहाँ पर रहते हो वहाँ का नाम होगा, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय भारत, ठीक।